जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पिछले हफ्ते एक इंडियन स्टेट है उत्तराखंड, वहाँ पे एक बिल पास हुआ जिसको बड़ा कंट्रोवर्शियल कहा जा रहा है, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। जिसका काम ये है कि वो जितनी भी रिलीजियस और जो पर्सनल लॉज हैं रिलेटेड टू गवर्नेंस ऑफ मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, उनको ख़त्म कर देगा। ठीक है जी। और ये कह रहे हैं कि अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। देखें, इंडिया विच कॉन्सिडर्ड इटसेल्फ कि पहले हर किस्म का मुसलमान अपनी कर सकते थे, हिंदू अपनी कर सकते थे। अब ये जो चेंज है, ये कहा जा रहा है कि लोगों को टू ब्रिंग अंडर कॉमन लॉज और कॉमन प्रैक्टिसेस लेके आना। इसमें मुसलमान जो हैं वो बड़ा, मुसलमान लीडर्स जो हैं वो बड़ा शोर डाल रहे हैं। अब टेक्निकली आप देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब सिर्फ ये यहाँ पे नहीं रुक रहा। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट है, वो भी इस पे सोच रही है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी जो है, वो ये समझ रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड मॉडल है, जो इसमें हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसको हम एक क्रॉस इंडिया लेके जाएंगे। और असम भी इस पे काम कर रही है, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो होम स्टेट गुजरात है, वो भी इसको कंसिडर कर रहे हैं दैट वी शुड वर्क ऑन दैट। और बट दे वांट टू यूज दिस टेम्पलेट, बट दे वांट टू हैव देयर ओन यूसीसी बिल्स। क्योंकि ऑब्वियसली इन इंडिया जितनी बड़ी स्टेट है, सच काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। ये दीज आर नॉट, ये सेंटर के सब्जेक्ट्स नहीं है। सेंटर में नॉर्मली आप अपने इकोनॉमी, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, कम्युनिकेशन, इन चीज़ों को देखते हैं। एवरीथिंग एल्स in a good country, in a good democracy, is devolved. Like in India, they have devolved it to the states, and and then आगे जारी बात है। जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें डिवॉल्व है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारी चीज़ें सेंटर में रखी हुई हैं, ताकि हम जब दिल करे जिसकी मर्जी को कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इंडिया ने अभी कश्मीर के हवाले से और ये सारा जो कंट्रोल कर लिया। अब स्टेट के पास फुल अथॉरिटी होती है, वो जब मर्जी जिस चीज़ को मर्जी ख़त्म कर दे। बहरहाल, अब ये जो चीज़ है, अब कहते हैं कि एक तबका इंडिया में ये कह रहा है कि जो इंडिया की जो रिलीजियस प्लूरलिज्म है, ये उसको ख़तरा है। ठीक है जी। अब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसके बहुत पहले भी इसके मसाइल चलते रहे हैं, और ये मुसलमान इस पे ख़ास तौर पे कहते हैं, वो कहते हैं नहीं जी, हमारा एक ख़ास किस्म का रिलीजियस है, हम इसमें नहीं जाएंगे। सो इट मीन्स कि वट एवर द न्यू लॉज आर कमिंग इन इंडिया, द मुस्लिम्स विल नॉट हैव दैट से। उसकी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो मॉडल देख रहे हैं इंडिया के लिए, वो इसको, जैसे वो कहते हैं ना, यूनिफॉर्म है, क्या कह रहे हैं, और वो कहते हैं दिस इज़ एन इंटरफेरेंस। हमारे जो कम्युनिटी के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, हमारी जो रिलीजन है, उसमें ये इंटरफेरेंस है। हमारी जो मैरिज और डिवोर्स और इनहेरिटेंस के इशू हैं। ठीक है जी। अब ये किधर जा रहे हैं? ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक ख़ास कंट्रोल है, और वो उस कंट्रोल को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी। ये कहा जाता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत देर से इंडिया से है। ये कोई प्राइमरली, जिसे वो कहते हैं ना, एक टू इस्टेब्लिश सिंगल सेट ऑफ लॉज पर्सनल मैटर्स के हवाले से, डिवोर्स, इनहेरिटेंस के हवाले से। और ये एक क्वेश्चन है, क्या अमेरिका में भी ऐसे है, क्या बरतानिया में भी ऐसे है, क्या पाकिस्तान में भी ऐसे है, एंड वाई इंडिया नीड इट। ठीक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना ज़ोर है, इसको ज़ोर बोलेंगे ना आप पॉलिटिकल लैंग्वेज में, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इतना इन्फ्लुएंस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें, राम मंदिर की इनॉग्रेशन देखें, दैट इज़ हिज जोर है ना उनका, वो जो चीज़ें इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सारी की सारी बॉलीवुड जो है, वो मतलब दे स्पोर्ट्स मैन देखें, खिलाड़ी देखें, देन आप उनको देखें जो जो डियास्पोरा है, जिसको उन्होंने एक ख़ास तौर पे एक ख़ास एंगल पे लेके आ गए हैं। ये इट मीन्स दैट ये चीज़ें हैं। कहा जाता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक आर्टिकल 44 है, जिसे वो ये कहते हैं कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जिसके मुताबिक जो स्टेट है वो एंडेव
they will do they will do for they will do everything to secure a uniform civil code for its citizens. ठीक है जी। और लेकिन फिर भी कहा जाता है कि इनकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 44 है जो जो ये बात कर रहा है कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो इसके लिए काम करेंगी। बट जो लेकिन फिर भी ये उन्होंने जो है ना डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट की वो करे या ना करे। सो इट मीन्स what they want to do is that if they want to implement it Uttarakhand, if they take it to the UP, if they take it to the Assam, if they take it to the Gujarat, it means they are creating their own constituency. वो अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट कर रहे हैं एंड दैट कॉन्स्टिट्यूंसी इज यहाँ पे जिसको ये लॉज पसंद है वो रहे, जिसको ये लॉज पसंद नहीं है वो नहीं रहे, शिफ्ट हो जाए, माइग्रेट कर जाए। इस बिग इंडिया माइग्रेशन इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। सो ये जिसे वो कहते हैं ना ये एक बड़ा पॉलिसी लेवल का डिसीजन है, पॉलिटिकल लेवल का डिसीजन है। कहा जाता है कि डिफरेंट सिविल कोड्स हैं इंडिया के अंदर। अब ये चीज़ें कैसे होंगी? फॉर एग्जांपल हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। आई थिंक जो हिंदू पर्सनल लॉ है, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत चलता है, देन मुस्लिम जो है वो पर्सनल लॉ है, वो शरिया प्रिंसिपल्स और इन चीज़ों के तहत वो द मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 के मुताबिक चलता है। इस तरह अदर कम्युनिटीज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, पारसीज़ हैं, ज्यूज़ हैं, वो अपने उस तहत चलते हैं। अब ये एक जिसे वो कहते हैं ना एक चीज़ है। अब वो कहते हैं जी सबसे पहले क्या होगा ख़तरा किस चीज़ को? रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी को। मुझे ऐसा लगता है कि I think the political leadership in India, I was just love the way Prime Minister Modi, he says nothing, but he does everything. That is, that is how things should be done. You don't say anything, you pass on instructions, you let people do what you want to get it done, but at the end of the day, you stay silent। मुझे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एंड देन सो ये जो क्वेश्चन है, आप वो रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी वाले कहते हैं भाई हमारी किधर गई, इंडिया की किधर गई। सो दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट दिस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी और द पीपल हु वांट दिस इन उत्तराखंड और Assam and Gujarat, they don't want this maybe diversity, they want a have a homogeneous society. So I think if this is passed by the majority, then respect it. एक आपके पास you don't have a choice other than to respect these laws. और कई लोग कहते हैं जी ये वुमेन राइट्स जो हैं वो compromise होंगे. So the rights will be there in my understanding, but yes, मुसलमान जो लॉज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है या हिंदू पर्सनल लॉ है इंडिया के अंदर 1955 एंड 1937, ये सारे के सारे जो है दे आर प्रोटेक्टिंग ऑल। सो ये अगर सेंटर ये कह रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 में ये लिखा हुआ है, देयर इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि इसकी कोशिश होनी चाहिए, बट इफ द स्टेट्स आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट अंडर लॉ, वो अंडर लॉ ये सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है जनाब। सो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि समझने के लिए। वो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे। दोज हु आर अंडरस्टैंडिंग the India which Prime Minister Modi wants to create, particularly in terms of abolition of Article 317 in the Indian Constitution, which basically granted a special status to Jammu and Kashmir. They abolished it. That's the India he wants. The construction of Hindu temple in the city of Ayodhya, that's the India he wants. Demolishing of mosque in 1992, that's the India he wants. Adoption of the nationwide uniform civil code, that's the India he wants. So ये चीज़ें जो हैं, then राम मंदिर ये सारा, so that's the India he wants, and that's the India the people who are supporting him, they want it. So if democracy by any means, I may have an issue, but we have to respect those people who want it. एक ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि there are people who don't want it, but the people who have got a majority and they want to have this, so respect them, rather than you don't have any, because you are governed by laws, and the laws come with your electoral majority.
The laws do not come with only ethics or maybe only with कि आप थोड़े हो तो आपको लॉज ज़्यादा मिलने चाहिए. So those who believe, so the people who voted them, they wanted to have it. For example, जो 2014 का बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें they asked that, they told that they will scrap this article 370-35A. So they were committed. Many people didn't understand that, or they did understand later on, but they were all clear in this, इन चीज़ों की तरफ से. ठीक है ना जी. ये जिससे कहेंगे कि ये जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था उस वक्त, डेफिनेटली इन्होंने ये डिबेट किया था यूसीसी को. ठीक है जी. उस वक्त भी कहा जाता है कि जो ज़्यादातर जो मुसलमान मेंबर थे, दे वर अगेंस्ट इट. ठीक है जी. और कहा जाता है कि एक जो उस वक्त जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, BR अम्बेडकर, ठीक है जी, कि जी इंडिया कैन हैव अ कॉमन क्रिमिनल कोड. ठीक है जी. इट कैन हैव अ कॉमन पर्सनल लॉ. और उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो है ना वो इनिशियली होना चाहिए, लेकिन वॉलंटरली. ठीक है जी. लेकिन जो जिन्होंने फिर फ्रेम किया, उन्होंने बीच में ये आर्टिकल 44 रख दिया कि ये ऐसे नॉन, जिसे कहते हैं ना, ऐसे लॉज जिनको आप बाद में कर सकते हैं, एंड दे सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन है. ठीक है जी. जिसमें आपकी कॉ स्लॉटर है, आपकी जो लिक्विड कंजम्पशन की को रोकना है. सो ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं. सो वट एवर दे आर डूइंग, रिमेंबर, they are taking it from the law. They are not going into making new law. And for Yodhya and Kashmir, they got a stamp from the Supreme Court of India, despite the fact they had an administrative and legislative approvals. They had to go to the Supreme Court to create a consensus within the Indian society. So ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं. एंड आई पर्सनली अंडरस्टैंड दैट मैनी will not understand that how fastly India is changing. And this यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये आप देखिएगा. अब इन्होंने क्या नाम है, उत्तराखंड ने पास किया है, तो हो सकता है बहुत जल्दी असम भी ये कर ले, हो सकता है बहुत जल्दी गुजरात भी ये कर ले, हो सकता है जैसे मैंने कहा है कि यूपी भी ये कर सकता है. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दैट. So you have to understand that the level Prime Minister Modi wants to change India, and he doesn't want to do it just because he wants to do it. That is, he's being pushed by that economic agenda. The जो इंडिया की हाई इकोनॉमी है, ठीक है जी, वो जिसे कहते हैं ना, that is not arguable. People are talking, okay, the country is the fastest major economy in 2022-23 भाई. ठीक है, 7-7.5% पे वो चलने वाले हैं. So why can't he bring his political agenda or the religious agenda? ठीक है जी. इंडिया जो है एक लो मिडिल इनकम इकोनॉमी है, रही है माजी में. अभी भी वहाँ पे पर कैपिटा इनकम इज $2000. ठीक है जी. दैट इज़ व्हाट आफ्टर कोविड ये रही है. अभी भी वहाँ पे 800 million people have been given wheat by the state government. So there are some islands of stability, there are some good pockets of stability, but the larger India जो है वो मुश्किलात में ज़रूर है, लेकिन वो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं उन्होंने वो ठीक कर लिए हैं. माइक्रो पे आके मसले ज़रूर हैं, वो आज़ारी बात है. जिसे वो कहते हैं ना, इतनी जल्दी वो नहीं जाने वाले. ठीक है जी. अब फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक एंड IMF जब बार बार ये कहेंगे, ठीक है जी, कि वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है इंडिया. ठीक है जी. दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट जो है वो टारगेट कर रही है वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड टैक्स कंप्लायंस वगैरह को कर रही है. अब डू वी हैव अ वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में? तो मुझे तो पता नहीं हम किस चीज़ का हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है. हम तो अभी ख्वाब, सिर्फ सड़कों के ख्वाब देख रहे हैं कि सड़कें होनी चाहिए, एंड नॉट अदर दैन दैट. सड़कों के अलावा कोई चीज़ ना पाइन होवे, जे सड़कां जेह्ड़ियां ने ना. सो वट एवर दे आर डूइंग, रिमेंबर, so if they are going for a uniform civil code that is being sponsored, that is being pushed by all these
जैसे मैंने कहा, if the World Bank and IMF are talking of having a world-class digital public infrastructure, remember that's something very big. When the global financial institutions are picking up and saying, भाई ये कंट्री जो है ये ऐसे चल रही है, ठीक है जी। आप देखिए ना, दे आर कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग। अब 2004 से लेके 2010 तक इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो एवरेज 7.2% था। मुझे ये बताएं, अभी भी वो 7.5 पे जा रहे हैं तकरीबन। मुझे ये बताएं, अ कंट्री with 1.4 billion people, if it doesn't grow at 7%, how can it survive? So there, India is on a survival mode. ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। If India comes down to 2-3%, 4%, वहाँ पे तो तबाही मच जाएगी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान है ना, हम तो माइनस में चले जाते हैं अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। हम तो माइनस में चले जाते हैं सीधा सीधा, ठीक है जी। So these are things basically that encourage these governments, the central government, to take these decisions, ठीक है जी। सो मैक्रो इकोनॉमी को उन्होंने शेप कर लिया दुनिया, और सो दे हैव कम अप दिस आइडिया और माइंडसेट कि हमें ऊपर से नीचे आना है। वी हैव टू कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे आएंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें उनकी ठीक हो जाएंगी, एंड दे आर परफॉर्मिंग मच बेटर, ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं वो उनको उनको समझ आ गई है। एंड वो होता ये है कि आप कई दफ़ा आप घर में तो यू आर टॉकिंग व्हाट एवर यू आर टॉकिंग, बट द वर्ल्ड इज़ कंसिडरिंग यू अ मार्केट, ठीक है। वो जो इंडिया के अंदर आपको बाहर से देख रहे हैं कि यार 400 मिलियन एक बड़ी एफुलेंट क्लास है, 300 मिलियन की, दैट इज़ वेयर बेसिकली दैट इज़ द टारगेट, ठीक है। वो हमारा टारगेट है। अब वो जो क्लास है दैट विल जनरेट सो मच रेवेन्यू एंड बिजनेस एंड पैसा क्रिएट करेगी, जो बाकियों के पास भी जाएगी, एंड देन द फ्लो। बल्कि मैं पढ़ रहा था जस्ट यस्टरडे, दैट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी दैट इन चाइना द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन चाइना दैट फेल इन टू अ 30 years लो। पिछले 30 सालों में कभी इतनी कम चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, तो वो कहाँ जा रही है इन्वेस्टमेंट? दैट इन्वेस्टमेंट इज़ कमिंग इन इंडिया, ठीक है जी। वो सारी की सारी चाइना से जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यू कॉल इट फ्रेंड शोरिंग, ठीक है। सो इंडिया इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट फ्रेंड शोरिंग। वी स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रेंड शोरिंग। आई हैव नॉट हर्ड एनी पाकिस्तानी लीडर talking that how to take advantage of this bloc politics or this China-US competition and get the Americans or the Europeans to come and invest Pakistan. कैसे कहेंगे हम उनको? So we should have created fiefdoms of certain, वो जैसे कहते हैं ना, economic fiefdoms create कर लो भाई, which are for the FDI. What is happening at the political level, इसको वहीं पे रहने दो, ठीक है। हम अपनी उसमें और चीज़ों में चले जाएं, द वे इंडिया वो कर रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है जी। 2023 में चाइना के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आई थिंक इन्वेस्टमेंट जो है वो $33 बिलियन थी, जो उनका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन एक्सचेंज है उसके मुताबिक, जो कि 2022 के मुकाबले में 80% कम है, थैंक्स टू द अमेरिकन आइडिया ऑफ डी रिस्किंग, ठीक है ना जी, एंड डी कपलिंग। नॉर्मली डी कपल भी है, डी रिस्क भी है, सारा कुछ है, एंड देन फ्रेंड शोरिंग भी है कि उठाओ सामान यहाँ से और कहाँ निकल जाओ, इंडिया, कहाँ निकल जाओ, साउथ ईस्ट एशिया। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि वी कांट हैव ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स। सारे के सारे वी वुड हैव प्रोवाइडेड ऑल दैट एनवायरनमेंट टू द पीपल, टू द, यहाँ पे होता तो ये लोग इधर आ रहे होते, इवन के चाइनीज़ इधर आ रहे होते। आपको पता है द चाइनीज़ आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन साउथ अमेरिका बिकॉज इन दिस ऑल जो है वो idea of de-risking and decoupling. What the Americans are doing, what the Chinese are doing, okay, we will not import anything from mainland China. The Chinese investors are going in South America, in Mexico, in all these places, and they are investing and they are manufacturing, and that is so easy to import by the Americans if it is being manufactured in Mexico. So उन्होंने फ्रंटमैन रखे होंगे मैक्सिकन्स, पीछे वो हैं इन्वेस्टर्स,
and they're making what the Americans need. बिकॉज अमेरिका इज़ अ बिग मार्केट, भाई उनको बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है, वो कंज्यूमर हैं। आप अमेरिका जाएं, वहाँ पे मतलब इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। सो ये हैं वो चीज़ें दैट बेसिकली पुश and that basically bring politicians to decide politically whatever in case if the world recognizes your economic growth, in case the large section of जो लोग हैं they are uh, they have more opportunities. There are challenges, as you mentioned, कि 800 million people are still dependent, जो state कहती है कि हमारे उस पे wheat program के ऊपर, but on the other hand there is a big number like 600 million कह लें आप, that's a, like दो पाकिस्तान से भी ज़्यादा which are very good or which are affluent. Let's see how these developments go. Thank you.